चलिए आ जाइए बेटा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण हमारा ये क्लास जो था वो रुक गया था। ठीक है, पार्ट 2 का ही वीडियो हम लोग का चल रहा था। कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे थे, उसी क्वेश्चन पे आपका छूट गया था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा यही है जिसको हमने आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। चल देखो, यहाँ पे लिखा है उदाहरण नंबर, ये हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर क्या है बेटा, 6.3। क्या है, 6.3 है। इसी सवाल को हम बता रहे थे कि यहाँ लिखा क्या है बेटा, CH3, और ये इसके बाद में बाहर क्या लगा है, 2 लगा है, फिर CH लिखा है, फिर CH2 लिखा है, फिर CH3। तो मतलब जो चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये चीज़ किसी न किसी से जुड़ी हुई है, ये किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ किससे जुड़ी है, इस वाले कार्बन से जुड़ी है। तो पहले मैंने इस कार्बन को लिखा। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इस कार्बन को लिखा। CH3 कितनी बार है बेटा, 2 बार है। ये देखो यहाँ लिखा था 2 बार। एक मिनट, कितनी बार है, 2 बार। तो मैंने एक CH3 यहाँ जोड़ा, एक CH3 यहाँ जोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले, ठीक है, सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समअवयवों को पहचानिए। अगर हम इनकी Cl2 से क्रिया कराएं, किससे क्रिया कराएं बेटा, Cl2 से, और भी H म्यू की उपस्थिति में। किस में कराते हैं बेटा, H म्यू। ठीक है, H म्यू की उपस्थिति में जब कराते हैं तो पहला काम, तो देखिए एक संरचना तो आपकी ये बन सकती है CH3 CH और ये CH3, और एक हमारा यहाँ लग सकता है CH2, और ये CH2 और ये Cl, और एक HCl हमारा इस तरह से बाहर होगा। ठीक है, एक यहाँ लग जाने पे एक हमारा ये मोनो बन जाएगा, हो सकता है यहाँ से लग जाए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा कि अगर हमारा CH3 रहा, ये CH रहा, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने लिखा है बेटा ये CH3 है और ये हमारा CH है, और इस जगह से Cl लगा दिया, और ये हमने लिख दिया बेटा CH3। इसमें से भी हमारा क्या बाहर हुआ, HCl। ये हमारी दूसरे स्ट्रक्चर हो गए। ये भी हमारा मोनो है, ये भी हमारा मोनो है। अब तो तीसरा स्ट्रक्चर जो आपका बन सकता है वो हो सकता है यहाँ से H हटे, इस जगह से। तो देखते हैं बेटा, आ जाओ। यहाँ पे जो आपने लिखा है CH3 और ये लिखा है C, अगर यहाँ से H हटाएंगे तो इस जगह पे क्या लगा देते हैं, हम Cl लगा देते हैं। नीचे क्या लगा है बेटा, CH3 लगा है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है बेटा, CH2 है, फिर आगे क्या लिखा है बेटा, CH2 3 है। ठीक है, अब की बार यहाँ से भी क्या निकला है बेटा, HCl बना हुआ है। इसकी एक और संरचना बन सकती है। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से अगर आप निकालेंगे तो इन दोनों चीज़ों में से, दोनों में से अगर एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो दोनों का नाम सेम होगा, चाहे यहाँ से हटा के लिखो चाहे यहाँ से हटा के लिखो। तो अब चलो हम यहीं से हटा के लिख देते हैं। तब यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, Cl लिखेंगे, ये हमारा CH2 हो जाएगा, ये हमारा C, और इसके पास क्या है बेटा, H है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये हमारा लिखा जाएगा CH2, और आगे हम क्या लिख देंगे बेटा, ये हम लिखेंगे CH3। इसमें से भी हमारा क्या निकला हुआ है, HCl। बेटा यहाँ से H हटाओ, यहाँ से H हटाओ, दोनों का नाम सेम होगा, दोनों का नाम क्या होगा, सेम होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इनके कुल बनने वाले संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समअवयवों को पहचानिए, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि ये क्वेश्चन तो हो तो जाए, मैंने करा तो दिया कि हाँ टोटली 4 बनेंगे, बट बच्चों को बहुत दिक्कत है। बच्चों को क्या है बेटा, बहुत दिक्कत है। बच्चों को दिक्कत क्या है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम इस सवाल को तो मान लीजिए आपने बताया, हम तो कैसे भी इसको याद कर लेंगे। ठीक है, बट बच्चे कहते हैं कि सर सवाल नहीं समझ में आया। अगर सवाल नहीं समझ में आया तो आइए इस सवाल को एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो कैसे। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे संरचना बनाओगे। कैसे संरचना बनाओगे, जैसे हम ये लिख दिए बेटा C है, और इस जगह पे हमने लिखा ये H और ये H और ये H। इस चीज़ को एकदम ओपन कर लो। जब इस चीज़ को एकदम ओपन कर लोगे तो सारी पिक्चर आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ये हमारा H हो गया, एक H हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर हमने लिखा C, और ये लिखा हमने H, और ये हमने लिखा H, और ये लिखा C, और ये H, और ये H, और ये H। यही आपका सवाल था। सवाल आपका यही था। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। सवाल आपका ये CH3, ये CH और ये CH3 लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा है बेटा CH2 और ये लिखा है बेटा CH3। ये हमारा सवाल था, हमने सवाल को लिख लिया। ठीक है, अब इसका हमको कह रहा है कि Cl2 मतलब अगर Cl से क्रिया कराएंगे तो ये मुक्त मूलक की क्रिया पूछ रहा है ना।
ठीक है, ऐसे HMU की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बेटा? तो एक बॉन्ड को हमको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है? जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो एक आधा इलेक्ट्रॉन हमारा इधर हो जाए, आधा इलेक्ट्रॉन हमारा इधर हो जाए। अगर मान लो कि हम कह देते हैं कि नहीं, हमारा ये वाला कार्बन अगर इस तरह से बॉन्ड तोड़ रहा है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों इस तरह से अलग हो जाएंगे। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर ये H हमारे इस Cl के साथ मिल करके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, चलो मान लो कि हमने ये कह दिया कि हमारा HCl बन गया, तो भाई दूसरा वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा वो किस इस वाले क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। जब इस वाले क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो पहला रिजल्ट हमारा यही तो बनेगा। यहाँ देखो, इस वाले हाइड्रोजन के साथ आपने कुछ नहीं किया, फिर यहाँ पे जो जुड़े हैं इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन, आपने इनको भी कुछ नहीं किया। आप H इनको इनके साथ लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? CH2 लिख सकते हैं। और इस वाले को हम क्या लिखेंगे बेटा? CH2, और इस जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। कार्बन की संख्या ठीक है, 1 2 3 और 2। ठीक है, चलो। अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि सर जी अगर हम मान लीजिए सपोज देन यहाँ का H ना हटाएं और यहाँ का H हटाते, जब यहाँ का H हटाओगे तो बेटा ये भी किस में टूटेगा? मुक्त मूलक में। तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? H हमारा यहाँ चला जाएगा, दूसरा क्लोरीन हमारा यहाँ लग जाएगा। तो दूसरे रिजल्ट में आप यहाँ से हटा रहे हो तो यहाँ Cl लगेगा ना। क्या आप इनके साथ कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है उस वाले को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इस वाले हिस्से को CH3 लिखा जा सकता है। इस वाले के हिस्से को क्या लिखेंगे हम बेटा? इस वाले हिस्से को हम लिखेंगे CH और नीचे वाले हिस्से को लिखेंगे CH3। देखो यहाँ एक कार्बन से के साथ 3 हाइड्रोजन है, जैसा है मैं उसको वैसा ही लिख देंगे। अब की बार यहाँ से हटाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ लिखा जाएगा CH, आगे वाले से कुछ नहीं किया तो 3 हाइड्रोजन। अब की बार Cl जो होगा यहाँ लिखा जाएगा। बच्चे पूछते हैं सर ये जो आप नीचे लिखे हैं ऊपर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, आपको जोड़ना उसी कार्बन से, आप चाहे इधर जोड़ दीजिए, चाहे ऊपर जोड़ दीजिए, चाहे नीचे, बस जुड़ा आपका उसी कार्बन से होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि मान लो कि अगर इन दोनों जगहों से ना हाइड्रोजन निकाले, इस जगह से हाइड्रोजन निकाले, बेटा अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा। तो जब क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो तीसरा रिजल्ट भी तो आपका यही बनेगा। ये आगे वाला क्या लिखा जाएगा आपका? ये लिखा जाएगा CH3, ये C, और नीचे वाले से आपने नहीं हटाया तो इसको भी आप क्या लिखेंगे बेटा? CH3। अब की बार H आपने कहाँ से हटाया? यहाँ से हटाया। यहाँ से H अगर आपने हटाया तो क्लोरीन कहाँ जुड़ेगी? आपकी इस जगह पे क्लोरीन जुड़ेगी। आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? ये लिखा जाएगा CH2 और ये लिखा जाएगा आपका CH3। बातें समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन बच्चे ये कहते हैं कि सर जी अगर मैं कह दूं कि यहाँ का बॉन्ड टूटता, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो दोनों क्वेश्चन बच्चों को जो कंफ्यूजन डालता है, मैं दोनों क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। बच्चा कहता है कि सर जी कैसे ये दोनों सेम हो जाते हैं वो बता दीजिए। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये मुक्त मूलक बनेगा, मानते हो? तो ये H वहाँ जाएगा, क्लोरीन यहाँ चला आएगा। तो आप बताओ ये वाले को क्या लिखोगे? इस वाले को आप लिखोगे सर CH3 है, आगे क्या है बेटा? C, और इसका H तो नहीं गया बट इसका H गया है तो यहाँ CH2 लिखेंगे और क्या जोड़ देंगे बेटा? Cl जोड़ देंगे। आगे वाले कार्बन से आपने कुछ नहीं हटाया तो आप क्या लिखेंगे? CH2, फिर आप क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ CH3। कोई बच्चा कहता है कि सर हम यहाँ से H हटाते तो क्या मेरा रिजल्ट दूसरा होता? इस जगह के बॉन्ड को तोड़ते तो भाई ये मुक्त मूलक बनते, तो ये H जाता, क्लोरीन यहाँ आता, तो इसका रिजल्ट मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ जब क्लोरीन लगाते तो ये क्लोरीन हो जाता, और क्लोरीन के बाद देखो कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं? 2। तो हम इनको क्या लिखते बेटा? इनको लिखते CH2 और ये लिखा जाता CH और यहाँ लिखा जाता आपका ये CH3। ये वाला हिस्सा हमने लिखा। इसके बगल में क्या है बेटा? आपका CH2 है और उसके बगल में क्या है? आपका CH3। आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए बच्चे कहते हैं सर बनाने के लिए तो ये बना लिया, अब कैसे हम पहचाने? बनाने के लिए तो आपने 5 बना दिया, क्या ये पाँचों सही हैं? उसको चेक करिए, क्या ये पाँचों अगर अलग होंगे तो भाई सही है। अगर पांचों, क्योंकि सब में कितने लगे हैं बेटा? एक ही क्लोरीन लगे हैं। जब किसी यौगिक में आपके केवल एक क्लोरीन लगा हो, क्या लगा हो बेटा? एक क्लोरीन लगा हो, तो उसी को हम बोलते हैं मोनो। उसे क्या बोलते हैं? मोनो। अगर 2 क्लोरीन लगा होता तो उसके लिए हम तब डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर 3 लगा होता Cl तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो अभी तक हमारे जितने क्वेश्चन बने सब मोनो के बने हैं, लेकिन ये देखना है कि सही है कि गलत। अब इसको चेक करने के लिए तरीका आपके पास होना चाहिए। इसका आप नाम लिख डालो। जब आप इसका नाम लिखोगे तो यहाँ पे ये 1 बनाओगे, ये 2 बनाओगे, ये 3 बनाओगे, ये 4 बनाओगे, ऐसे ही तो लिख करोगे। तो पहले वाले का नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे बेटा? 1 क्लोरो, कामा
करके लिखेंगे 3 मेथिल लिखेंगे और कितने कार्बन की चेन बनाई है 4, तो 4 का नाम ब्यूट लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। पहले का नाम ये हो गया। अब दूसरे का जब नाम लिखने जाएंगे तो इस तरह से चेन बनाएंगे। अब देखो नंबरिंग यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, इधर से करने पे एक परफिक्स मिल रहा है, इधर से करने पे एक परफिक्स मिल रहा है। जब परफिक्स दोनों समान दूरी पर होती हैं, क्या होती है, जब परफिक्स आपकी समान दूरी पर होती हैं तो हम परफिक्स में किस चीज़ को चेक करते हैं, अल्फ़ाबेट को चेक करते हैं। अल्फ़ाबेट के अनुसार हमारा ये सी पहले आता है तो इसलिए नंबरिंग हमारी इधर से हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे आप पहले 2 क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, कामा लगा करके लिखेंगे 3 और यहाँ लिखा जाएगा बेटा मेथिल। और इसके बाद कितने कार्बन है 4, तो 4 का नाम क्या लिखा जाएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा के लिखेंगे, एन लगा के लिखेंगे। अब रहा बात इसका, अगर इसका नामकरण आपको करना हो तो आप इस तरह से चैन बनाते हैं। नंबरिंग यहाँ से होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्यों हमने नंबरिंग इधर से किया, क्योंकि हमारे दूसरे पे परफिक्स 2 लगे मिल रहे हैं, उधर से काउंटिंग करते तो दूसरे पे कुछ नहीं मिलता। तो इनका नाम क्या लिखेंगे, वो लिखा जाएगा 2 क्लोरो लिखेंगे और कामा लगा करके लिखेंगे 2 मेथिल। और इसके बाद क्या लिखा जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखिए ऑर्गेनिक आपकी तभी मजबूत मानी जाएगी जब आपका नेमिंग स्ट्रॉन्ग, नामकरण जो आपका है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इनके आईपीएससी नाम लिखेंगे तो इनके आईपीएससी नाम आप ये लिखेंगे, कैसे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब जब इनका नाम लिखेंगे तो इनका नाम लिखा जाएगा 1 क्लोरो, क्या लिखा जाएगा, 1 क्लोरो। फिर इसके बाद लिखेंगे बेटा 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल लिखा जाएगा। इसके बाद टोटल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा के लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात देख लेते हैं, अगर इनकी जनक श्रृंखला तैयार करोगे तो ये बनेगी। यहाँ भी नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ से होगी। पहले पे लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो बोलेंगे और कामा लगाएंगे, दूसरे से है तो ये इसे क्या बोला जाएगा, 2 मेथिल बोला जाएगा। और 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि मेरे पांचों से स्ट्रक्चर अगर अलग होंगे, पांचों संरचना अलग होगी तो इसके कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। लेकिन आपको ये चेक करना है कि पांचों संरचना अलग है कि नहीं। अब पांचों संरचना को चेक कैसे किया जाता है, आईपीएससी नामकरण से। आप बताओ, 1 क्लोरो 3 मेथिल, क्या इनका किसी के नाम से मिल रहा है, 1 क्लोरो 3 मेथिल नहीं, 2 मेथिल है, यहाँ भी नहीं है, तो मतलब ये संरचना बनेगी। दूसरे वाले को देखो 2 क्लोरो, यहाँ 2 क्लोरो नहीं है, यहाँ 2 क्लोरो नहीं है, तो मतलब दूसरी भी संरचना बनेगी। तीसरे वाले में देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ भी 2 क्लोरो 3 मेथिल, यहाँ 2 क्लोरो 2 मेथिल है, तो इसका मतलब ये भी संरचना अलग है तो ये भी नाम बनेगा। यहाँ चले आओ, ये 1 क्लोरो 2 मेथिल, कहीं पे 1 क्लोरो है, हाँ यहाँ पे है, लेकिन बेटा 2 मेथिल नहीं 3 मेथिल है, यहाँ 2 मेथिल है, मतलब ये भी संरचना आपकी बनेगी। अब इनका नाम इनके नाम से मिलाओ, देखो यहाँ भी लिखा है 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, यहाँ भी लिखा है 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, मतलब ये संरचना और ये संरचना हमारी दोनों सेम है, तो इसमें से आपको एक ही संरचना बनानी पड़ेगी, दूसरी संरचना नहीं बनानी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि ये संरचना और ये संरचना अलग है, लेकिन हम जब पता कर लेते हैं, आईपीएससी नाम निकालते हैं, तब मुझे पता चलता है कि नहीं, दोनों संरचनाएं सेम है। ये क्वेश्चन आपका ओके हो गया, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो हो गया, चले आगे आ जाओ। अगला सवाल हमारा क्या है, इस सवाल को हमने कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका आता है अभ्यास से ही, और 6.3 का अभ्यास हमने कर लिया। अब हमारा उदाहरण नंबर किसका है बेटा, 6.4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं के उत्पाद दीजिए, मतलब प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आपने 2 चीजें पढ़ी थी, देखिए कुछ चीजें हम आपको एक बार समझा देते हैं। अगर हम कह देते हैं कि हमारी ये यहाँ पे एल्कीन है, और एल्कीन की रिएक्शन अगर हम HX के साथ कराते हैं, और अगर ये सममित एल्कीन होती है, क्या होती है, सममित, क्या होती है बेटा, एल्कीन होती है। तो अगर सममित एल्कीन होती है तो यहाँ पर हमारा एक चीज बनता है, क्या बनता है बेटा, एल्किल हैलाइड बनता है। और इस एल्किल हैलाइड को बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इस एल्किल हैलाइड को हमको बनाने में दिक्कत नहीं होती। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मैं यही चीज आपसे ये पूछूं, बेटा ये एल्कीन है और इसकी रिएक्शन आप HX के साथ कराते हो, तो यहाँ भी आपका बनता है बेटा, क्या बनता है, एल्किल, और X है तो हैलाइड बनेगा, ये बात सही है, मानते हैं। अगर यहाँ पे Cl होता तो क्लोराइड बोलते, Br होता तो ब्रोमाइड बोलते। अगर यही मैं कह दूं कि नहीं, ये एल्कीन हमारी कैसी है, असममित है, कैसी है बेटा, असममित एल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तब वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 चीज हम काम करते हैं, एक मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करते हैं और एक हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। 2 चीजों की हम बात करते हैं। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल कब किया जाता है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का रूल का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमारे सामने क्या आ जाते हैं बेटा, अनसिमेट्रिकल
अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाता है, मतलब असममित एल्कीन। अब बच्चों के सामने ये निकल करके आता है, सर ये चीज बता दीजिए, हमें ये बहुत कंफ्यूजन में डालता है। सममित क्या है और असममित क्या है बेटा? ऐसे एल्कीन जिनको आप दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, वो हमारे सममित होते हैं। जिनको दो बराबर भागों में ना डिवाइड किया जा सके वो हमारे क्या होते हैं? असममित। एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जब आप देखने लगेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मैं लिख दूं ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2, देखो इसको 20 से डिवाइड करने पे ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बट अगर यही सवाल जैसे ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2 रहे, क्या इनको 20 से डिवाइड करने पे ये दो बराबर भागों में बटेगा? नहीं बटेगा। इसका मतलब है ऊपर वाला हमारा क्या है बेटा? सममित है और नीचे वाला हमारा क्या है? असममित है। पहला काम तो ये क्वेश्चन समझ में आया, सममित और असममित क्या है, और दोनों में बनेंगे एल्किल हैलाइड। बट अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक आप रूल के अनुसार करेंगे। अभी मैं बताता हूं कि ये मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक क्या है, दोनों की बातें करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक पहले ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार अगर इसको नोट करना है तो इसे रफली कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े, चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं बेटा। देखो पहला सवाल यहाँ पे दिया है, ये बेंजीन है, क्या है बेटा? बेंजीन है। और यहाँ पे क्या है बेटा? कार्बन है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है? कार्बन है। खेल यहीं पे है। तो आइए पहले हम इसको एक बार बना लेते हैं। जब इसको हम एक बार बना लेंगे तो हमारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इस तरह से हमारी ये बेंजीन की संरचना है और ये हमारे कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलो हमने जोड़ दिया ऐसे। यहाँ पे देखो C है, ये हमने लिख दिया H है, और यहाँ डबल बॉन्ड है और ये हमारा CH है। जो यहाँ पे CH इन्होंने 2 लगा के लिखा है, आप इसी चीज़ को अपने भी भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये C और ये डबल बॉन्ड, ये C, और इस जगह पे क्या है बेटा? H है, और इस जगह पे क्या है? H है। और आप रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? H और Br। देखिए जब आपको HBr दिया हो, क्या दिया हो? HBr, और तीर के ऊपर कुछ ना लिखा हो, पराक्साइड भी ना लिखा हो, ठीक है। अगर इसी तीर के ऊपर पराक्साइड लिख देते हो तो ये रूल किसका काम करता है? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल काम करता है। अगर इस तीर के ऊपर कुछ नहीं दिया तो ये किसका काम करेगा? मार्कोनिक ऑफ रूल करेगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल केवल किस हाईलाइट के साथ लगता है बेटा? केवल हमारे ओनली वन HBr के साथ कार्य करता है। अगर कहीं पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की बात होगी तो वहाँ केवल HBr होगा। और अगर हम बात करें HX, ये हमारा जब ये रहेगा तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल में सबके साथ काम करेगा। आप चाहे HCl लिख दीजिए, चाहे आप HBr लिख दीजिए, आप इन दोनों के साथ मार्कोनिक ऑफ रूल करा सकते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में केवल हमारा क्या होता है बेटा? HBr होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें आपको डीप में जब पढ़ना होगा तो आपको हम बता देंगे। अगर आप कमेंट करिएगा, अगर डीप में आपको जानकारी चाहिए तो बता देंगे कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हमारे HCl के साथ क्यों नहीं लगता है, बल्कि मार्कोनिक ऑफ रूल हमारा HCl और HBr दोनों के साथ लगता है। ऐसा क्यों, ये भी बताएंगे। देखिए पहला काम तो ये बताइए कि एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल है। कैसे पता चला ये सममित है? देखो इस कार्बन से जुड़ने वाले 2 हाइड्रोजन है, इससे जुड़ने वाले 1 हाइड्रोजन है। अब यहाँ भी हाइड्रोजन होता तो ये सममित होता, तब तो टेंशन नहीं था, तब मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक की हम चर्चा नहीं करते। लेकिन हम इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड में नहीं कर सकते। जब इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते तो यहाँ पे कौन सा रूल काम करेगा? मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या काम करेगा? मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है जब इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये ऋणायन होगा, ये धनायन। और हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि ऋणायन को वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 1 ही है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। जब इसका बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड हमारा टूटता है तो हमारा जो ये ऋणायन है इस वाले जगह पर जुड़ता है और हमारा हाइड्रोजन इस वाले जगह पर जुड़ता है, ठीक है। ये किसका काम करता है बेटा? ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप यहाँ जोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाला आपका रिजल्ट बन चुका है ये C, और इस जगह पे H, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? एक Br लग जाएगा ऐसे, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा? एक नया हाइड्रोजन आपका जुड़ जाएगा। ये आपका रिजल्ट बन चुका है, ठीक है। पहला वाला प्रोडक्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ये भी कैसी है? अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे CH3 3 लिखा है, फिर CH3, और यहाँ पे CH2 लिखा है, फिर ये CH डबल बॉन्ड ये लिखा है CH2। क्या इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है? नो सर, नहीं बांट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? HCl लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये किसके साथ, यहाँ पे अगर आप सोचिए कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हो तो नहीं होगा,
और यहाँ पे अगर पेरोक्साइड दिया होता तो एंटी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया। तो ये वाला क्वेश्चन किसके अनुसार होगा, मार्कोनी के हिसाब से होगा। ये भी सवाल कैसे होगा, मार्कोनी के हिसाब से होगा। तो ये पहला सवाल है। दूसरे सवाल पे आप फोकस करिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है आपका CH3 और यहाँ लिखा है बेटा CH2। फिर आगे क्या लिखा है बेटा, ये हमारा है CH और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड और ये रहा हमारा CH2 और ये रहा हमारा H और ये Cl। ठीक है, अब जब ये भी मार्कोनी का रूल काम करेगा तो मार्कोनी का रूल कहता क्या है, मार्कोनी का रूल यही कहता है कि ऋणायन ये है, धनायन ये है। अच्छा, कोई बच्चा ये भी तो बता सकता है कि सर ये धनायन और ऋणायन कैसे बना। देखो बेटा, इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, 3.2 लगभग में मान करके करते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता 2.1 है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इनके बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इनकी इस दिशा में खींचेगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है वो ऋणायन और जिसका इलेक्ट्रॉन खींच जाता है वो धनायन होता है। तो अब यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों कार्बन में किस कार्बन पे जुड़ेगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये हमारा ऋणायन इस जगह पे जाकर के जुड़ेगा, हमारा धनायन जो होगा इस जगह पे जाकर के जुड़ेगा। तो आगे की तरफ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखा जाएगा CH3 और ये लिखा जाएगा CH2, ये लिखा जाएगा C और इस जगह पे हम लगा देते हैं Cl और यहाँ पे क्या है बेटा आपका एक H है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH2 की जगह एक H लग जाएगा, ये CH3। अब इनका नाम भी लिख सकते हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो लिखा जाएगा। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन किसके थे बेटा, मार्कोनिक के थे। ठीक है, अब ये सवाल है, इस सवाल को देखो, आप हमें ये बताओ कि हम इस एल्कीन को 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर तोड़ेंगे 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। और आगे क्या दिया है बेटा, HBr दिया। HBr के साथ ऊपर में क्या लगा के रखा है, इन्होंने पेरोक्साइड लगा कर रखा है। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल काम करेगा। कौन सा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में जो हमारा हैलाइड होता है, ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ये सवाल हमने ऐसे कर दिया। आगे हमारा क्या लगा है बेटा, CH2 लगा हुआ है और ये CH2 हमारे इस CH2 से एक H जुड़ा है, हमने ऐसा लिख दिया, ये हमारा CH2 है। और यहाँ पे आपने लिखा है बेटा HBr और ऊपर क्या दे रखा है, इन्होंने पेरोक्साइड दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, पेरोक्साइड दे रखा है। कभी कभी पेरोक्साइड हिंदी में ना लिख करके वो ऐसा भी लिख देते हैं H2 और O2, जिनके बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड बने। H2 और O2 के मतलब ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब ये बच्चे पूछते हैं कि पेरोक्साइड बॉन्ड होता क्या है। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरोक्साइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेरोक्साइड बंध कहते हैं। ये भी बातें समझ में आई। अब यहाँ का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मार्कोनिक ऑफ रूल में हो रहा था जस्ट उसका उल्टा होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में। एंटी मार्कोनिक ऑफ में उसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए जो हैलोजन था वो वहां पर जाकर के जुड़ता था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में ये होता है कि जहां पर हमारे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर ये जाकर के जुड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, Br यहाँ जुड़ेगा और H हमारा यहाँ जुड़ेगा। अच्छा, जब ये जुड़ेंगे तो रिजल्ट में क्या बन करके आएगा, रिजल्ट हम आपके सामने लिख देते हैं। इनके साथ तो कुछ हुआ नहीं, जिनके साथ कुछ नहीं हुआ उनको ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने ये बना दिया, ये हमारी बेंजीन की संरचना है। आगे हमारा क्या लगा है बेटा, CH2 लिखा है तो हमने CH2 लिख दिया। फिर आगे क्या है बेटा आपका, ये C है। अब देखो CH के पास कौन जुड़ा रहा है, H, तो आप इसको CH2 लिख सकते हैं। बीच में एक बॉन्ड टूट चुका है तो सिंगल बॉन्ड में हो गया, ये लिखा जाएगा CH2 और इस जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये B और R लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे फाइनल हो चुकी हैं। अब देखिए कुछ बच्चों को ये होता है कि सर जी आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को ये होता है कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। बेटा जिनको आ रहा है उनके लिए स्लो लगता है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए तो ये बहुत कठिन है। ठीक है, बाकी मैं अपने तरीके से कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूँ। और किसी क्वेश्चन में अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर इस क्लास के बाद किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, आप कमेंट में कर दीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट दिया रहता है, उसी पर आप कमेंट कर दीजिए करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है जब हमारी अगली क्लास रहे तो हम अगर कमेंट देखे रहेंगे तो आपको इस क्लास को फिर से उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं हटूंगा और इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर का क्वेश्चन ये हो चुका है। अगले नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है कुछ है आपके इस तरह के सवाल है। ठीक है, जैसे ये सवाल है, इस सवाल पाठनिहित प्रश्न के हैं, इसके पहले भी कुछ सवाल हैं, ये भी पाठनिहित प्रश्न के हैं जो 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये सारे सवाल हैं। तो ये आज हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले नेक्स्ट टर्न पे आपकी आएगी क्लास। ये जो है आपको देखो पार्ट नंबर 2
ये आपकी जो क्लास है पार्ट नंबर 2 का बना हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमने 2 क्लासें की, अभी इसके पहले हम क्लास कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण ये सिस्टम में थोड़ा सा वो हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन उस पे भी है, कुछ क्वेश्चन इस पे भी। जब आपकी अगली क्लास आएगी तो पार्ट नंबर 3 करके आएगी। कोई बच्चे जो बच्चे थंबनेल को देखते हैं, इस यूट्यूब पे थंबनेल लगा रहता है, तो वो सोचते हैं कि एक ही क्लास है। बेटा ध्यान आप इस पे दिया करिए कि कौन सा पार्ट का क्लास चल रहा है, ठीक है। और जब आपकी टॉपिक पे क्लास चलेंगे, जब आपके टॉपिक्स पे क्लास चलेंगी, तो कौन सी हेडिंग पढ़ाई जा रही है उस हेडिंग को मैं यहाँ कर दूंगा। आपको थंबनेल देखने से ही पता चल जाएगा कि हमको इस टॉपिक में ये इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप उसी चीज़ को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और कोई भी चीज़ पढ़ा करिए बेटा ध्यान से पढ़ा करिए, और एक बार कॉपी किताब लेकर के बैठा करिए। किताब आपके सामने होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि हाँ हमारा ये सवाल ओके हो चुका है, ठीक है। और रफ लेकर के बैठा करिए, वीडियो को रोक करके देखा करिए, कुछ टाइम दे करके पढ़ा करिए, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, और आशा यही करते हैं कि बेटा आपका जो इंटर में है अच्छा परसेंटेज आए, ठीक है। बाकी धन्यवाद। अगर हमारी क्लास आपको जमती है, अच्छी लगती है, तो आप अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, अपने दोस्तों यारों को भी बता सकते हैं, और जा करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब का नाम क्या है बेटा? रोहित केमिस्ट्री क्लासेस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अब रोहित केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पर भी आपकी क्लास आपको मिलेगी, ठीक है बेटा। धन्यवाद।